बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में शादी के मौके पर हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की सख्त मनाही के बावजूद सारे नियम कानून को ताक पर रखकर लोग खुशी के मौके पर फायरिंग करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है लखीसराय में, जहां हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। देखिए इस रिपोर्ट को। खुशी की गोली, मौत की खुराक, मातम में डूबा मासूम का परिवार। हर्ष फायरिंग में गई बच्चे की जान। ये रोते बिलखते परिजन, मौत की आगोश में सोया ये बच्चा, इन सब का क्या कसूर था जो आज ये इस हाल में है। दरअसल ये बच्चा समाज के ढकोसलेपन का शिकार हुआ है। एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग खुशी के मौके पर हथियार लहराते हैं, फायरिंग करते हैं और अपने उन्माद में किसी की जान तक ले लेते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है लखीसराय के नगर थाना के वार्ड नंबर 5 से, जहां तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। तिलक फला में था जखौर से कैसे क्या हुआ? वो क्या आ रहा है, फल गोली थोड़ा लग गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और फिर तफ्तीश में जुट गई। सुनने में आया कि धर्मराय चक में जो है फलदान हो रहा था, वहीं पर गोली लग के मर गई। किसकी मौत हुई है? सत्यम कुमार। कितने वर्ष का है? 12 वर्ष। क्या गिरफ्तारी हुई है क्या? ना, अभी तो नहीं हुई। घटना कैसे क्या हुआ लगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है फलदान में आए हुए थे, हर्ष फायरिंग। खुशी के मौके पर हथियार लहराना और फायरिंग करना मानो एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। खुद को औरों से अलग दिखाने के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। इस दौरान जरा सी गलती हुई नहीं कि इसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ सकता है और खुशी का माहौल गम में तब्दील हो सकता है। ऐसे में जरूरत है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। जब किसी के सिर पर काल सवार होता है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, वो चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। झारखंड के गुमला में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हम जा रहे शादी घर बटे, तीनों जने, तीनों भाई बहन और 2 हमार बहन मन रहे। तो फिर बने हम बिहान के आली शादी। हाँ बोलते छुआ मन कांदा थे बिहान खन, तो काल कांदा थे कह के हम इनमें से दीवार पर से चढ़ के देख ली, तो हमार माई के घेचा हिटल रहे पूरा, वो कब्बे जान ले चुके रहे। गर्दन काट के? गर्दन पूरा काट के। कौन कह रही सब? हमार बाप। क्या नाम है ओकर? जावा मुंडा। आज सुबह में सूचना मिली कि ग्राम टांगर सिकवार के सेमर टोली में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है, जिसे सूचना पाते हैं घटनास्थल के लिए हम लोग घटनास्थल पे आए हैं। तो यह पाया कि बिरसो देवी उम्र 45 वर्ष, उसके पति जावा मुंडा के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और खुद को आग लगा लिया गया है।
जावा मुंडा के इलाज के लिए उसको अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आग से झुलसे बेरहम पति को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस वारदात के बाद जहन में कई सवाल भी खटक रहे हैं। क्या कोई क्रोध में अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर सकता है? फिलहाल पुलिस या तफ्तीश जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। दानापुर पुलिस कितनी पब्लिक फ्रेंडली है, इसका जीता जागता उदाहरण मिला है। अगर दानापुर थाने में एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि वहां की पुलिस पहले थाने में ही पीटती है, फिर एफआईआर दर्ज करती है। ऐसा ही आरोप लग रहा है दानापुर पुलिस पर। यह रिपोर्ट देखिए। पालीगंज में थाने पर पथराव, उग्र भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग, एफआईआर दर्ज कराने के दौरान बवाल। ये तस्वीरें दानापुर के पालीगंज की हैं, जहां दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद सिगोड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने गए लोगों को पुलिस ने भगाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और थाने पर पत्थरबाजी करने लगी। देखिए ये युवा कैसे बेखौफ होकर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने थाने के बाहर लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। उस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ के अंदर कितना आक्रोश है। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। दरअसल इस पूरे बवाल की नींव 2 दिन पहले रखी गई, जहां 2 गुटों में बिना बात के बवाल हुआ। उसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए, जहां पुलिस सिंगोड़ी थाने की पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, जिसमें बंटी नाम का एक युवा जख्मी हो गया। उसके बाद नाराज लोगों ने थाने में पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामला वही लड़ाई हुआ है। किस चीज के लिए? वो हमको मालूम नहीं, हम लोग से लड़ाई हुआ था। वो लोग 20 वो था, आया फट्टा उठा ले ले था, मतलब फट्टा उठा वही मार दिया है। कौन जगह का था? नया बाजार है, पुरानी या नया उसको बोलते हैं ना, नया या पुरानी, वहीं पर। कहाँ के लोग थे? महाराजगंज। महाराजगंज के लोग थे? हाँ। लड़ाई का पता नहीं चला, कहाँ हुआ? घूम रहा था आप लोग, क्या कर रहे थे? लड़ाई का कारण क्या आपको पता नहीं है? लड़ाई का कारण वही थोड़ा बहसाबाजी हुआ था। किस चीज? वो लोग मतलब यही बहसाबाजी, और क्या है, किस चीज के लिए ऐसी। वो लोग बुला लिया फोन करके, ढेर मानी आदमी, फट्टा और बेल्ट ले था, वही मार दिया उसको। घायल आदमी आपके कौन है? वो मेरा भाई है। उग्र भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व महाराजगंज के लड़कों ने सिगोड़ी निवासी जसमुद्दीन के बेटे आदिल को किसी बात को लेकर पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पालीगंज पहुंचाया। वहां से डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया था। इसी मामले को लेकर पीड़ित के परिजन रविवार को मुकदमा दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी ही पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए, लेकिन सवाल यह है कि भीड़ ने कानून हाथ में क्यों लिया, गाड़ियों को आग के हवाले क्यों किया, पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर लाठी क्यों भांजी। क्या पुलिस और उग्र भीड़ की भूमिका की जांच होगी? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार। कटिहार में एक परिवार के लाल का अपहरण हो गया था और न्यूज़ 18 ने इस खबर को बहुत ही संजीदगी से दिखाया। उसके बाद फौरन पुलिस हरकत में आई और वो लाल सकुशल रिहा होकर घर लौट आया। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, खबर देखकर हरकत में आई पुलिस। अगवा युवक हुआ सकुशल रिहा। 1 महीना से परेशान थे। 5 तारीख को गायब हुआ था। जब प्रशासन नहीं सुना था तब न्यूज़ 18 की तरफ से न्यूज़ चला था, तब प्रशासन हरकत में आ गया था। आज इस न्यूज़ 18 के द्वारा आज मेरा भाई फिर घर वापस लाया, प्रशासन हरकत मचा।
आपने। न्यूज 18 हर वो खबर प्रमुखता से दिखाता है जिसका सरोकार सीधे आपसे होता है और पुलिस प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाता है। इसी का असर है कि आज एक गरीब परिवार खुशहाल है और न्यूज 18 की तारीफ कर रहा है। दरअसल 5 अप्रैल को कटिहार के मनसाही थाना के सहजा चौक से शाम को मोहम्मद इस्लाम का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता पहले 2 लाख और फिर 5 लाख और 10 लाख के रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। इसे लेकर पीड़ित परिवार काफी परेशान था और इस खबर को हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस भी फौरन हरकत में आई और मोहम्मद इस्लाम को सकुशल बरामद कर लिया। शाहजा चौक से उनको किडनैप किया था और 10 लाख का फिरौती मांग किया था उत्तर दिनाजपुर से। तो उसी को लेके उन कल 2 लाख दीजिए 10 लाख दीजिए मांग कर रहा था, मेरी जान मार देंगे। उसी को लेकर परेशान थे हम सभी ग्रामीण, हम मेरा भाई माँ बाप सब परेशान थे। आज वो दोबारा घर वापस लौट के आया, हम बहुत खुश हैं, हम लोग सब खुश हैं। हम लोग दुआ देना चाहते हैं, दुआ देते हैं। न्यूज 18 की तरफ से हम लोग को बहुत खुशी मिला क्योंकि इसी न्यूज 18 में न्यूज चला है तभी मेरा भाई वापस आया, प्रशासन हरकत में आया। वहीं कटिहार के डीएसपी अमरकांत झा ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है और जल्द ही इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाले अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको शाहजा चौक से जो लड़की का भाई था, जो महमूद था, जो उत्तर दिनाजपुर के निसिंद्रा थाना चकुलिया का निवासी था, उसको लेकर के जो है अपने यहाँ अपहरण कर लिया था और वहीं देन मुहर की मांग कर रहा था। इस संबंध में जो जिसे अपहरण किया गया था उसकी पत्नी रेहाना खातून के लिखित आवेदन के आधार पर मनसाही थाना में दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी। उसी के तहत थानाध्यक्ष द्वारा बंगाल जाकर के उसको बरामद किया गया है और बाकी उन लोग जो एक्यूज हैं उनको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल पुलिस ने समय रहते इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जिसका नतीजा यह निकला कि मोहम्मद इस्लाम को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से मोहम्मद इस्लाम के परिजन भी काफी खुश हैं और इसे लेकर पुलिस की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। एक शादीशुदा महिला का उसका पति ही सब कुछ होता है और अगर वही मुंह मोड़ ले तो उस महिला की जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ नवादा की रागनी के साथ जो अब दर दर भटक रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। शादी बना जी का जंजाल, महिला लगा रही इंसाफ की गुहार। पति ने रागनी को किया लाचार। हर महिला की चाहत होती है कि शादी के बाद उसका घर संसार अच्छे से बस जाए और उसे तमाम खुशियां शादी के बाद भी मिलती रहें जैसे उसके माता पिता ने दिया। मगर सभी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। अपने ससुराल में जगह पाने के लिए विवाहिता रागनी साहू इन दिनों दर दर की ठोकरें खा रही हैं और इंसाफ पाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही हैं। 26 अप्रैल 2012 यही वो तारीख है जिस दिन रागनी विकास कुमार के साथ परिणय सूत्र में बंधी थी। शादी की सालगिरह मनाने के बजाय रागनी इंसाफ की गुहार लगा रही है। इसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे। मेरी शादी 26 अप्रैल 2012 आज ही के दिन 2012 में हुई थी और हमारे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम करते थे। हम वहाँ उस टाइम पे ना रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल में टेरिटरी मैनेजर एम्स वगैरह में काम करते थे, उनके बिजनेस निकाल के देते थे। शादी जब हुई, शादी के कुछ दिनों बाद जब हम यहाँ पर ससुराली घर में आए विदा होकर, तो हमको सब लोगों ने प्रेशर करने लगे कि तुम मार्केटिंग जॉब नहीं करोगी, तुमको छोड़ना होगा, ये जॉब नहीं हम लोग करने देंगे। तो हम प्रेशर में आके छोड़ दिए। पति ने भी बोले छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रागनी भी फार्मा और एमबीए कर एक निजी कंपनी में बड़े पद पर काम करती थी, मगर उसके ससुराल वालों को उसकी नौकरी नागवार गुजरी। लिहाजा दबाव में रागनी ने यहाँ समझौता करते हुए नौकरी छोड़ दी। उसके बाद लगातार उसके ससुराल वाले पैसे को लेकर उससे हिसाब लिया करते थे।
वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। 2014 में उनको हमारे पति को H1 यूएसए का H1 वीज़ा लगा और डिपेंडेंट वीज़ा एज अ वाइफ हमको लगा। जाने का प्लान था विदेश अमेरिका। तो वो पति ये 3 मार्च 2015 को ये कहकर हमको बैंगलोर से आए थे कि हम घर जा रहे हैं नवादा मम्मी पापा से मिलने के लिए। लेकिन वो जब यहाँ पर आए ना होली पे, तो उसके बाद से वो फ़ोन मैसेज सब बंद कर दिए। 3-4 महीने तक हम मकान मालिक ने रेंट के लिए उनको पूछा तो वो बोलने लगे कि हमारी बीवी हमको आपको पैसे दे देगी। हम कहाँ से पैसे देते। अचानक 2018 में रागिनी को पति विकास कुमार ने डाइवोर्स की नोटिस थमा दिया। यहीं से रागिनी की जिंदगी में तबाही शुरू। दोनों अलग रहने लगे और दोनों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया। समाज के लोगों ने भी रिश्तों को बचाने की कोशिश की, मगर कोई रास्ता नहीं निकला। इसके बाद उसके पति ने वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा, जिसे रागिनी ने ठुकरा दिया, क्योंकि रागिनी पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट में डिवोर्स का मैटर चल रहा है। उसमें वो जो भी कारण दे रहे हैं उस पर डिवोर्स तो नहीं है, नहीं होगा। अब आप क्या चाहती हैं? हम रहना चाहते हैं। हमारे लिए शादी एक ही बार होती है ज़िंदगी में, हम नहीं डिवोर्स ले सकते हैं। पहले ही फ़ोन की थी थाना में कि सर हम लोग आए हुए हैं अपना ससुराल के पास, ससुराल वाला गेट में ताला लगाए हुए अंदर नहीं जाने देता। तो हम लोग गए तो रियल में गेट लगा हुआ था। गेट खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खोला, तो उसको सुरक्षा हेतु हम लोग थाना पर लाए, उसको रखे हुए। आज इसका अगर कोई परिजन आता है ठीक है ना, तो महिला रिमांड होम भेज देंगे। क्या मामला बताई थी वो ऐसे? पति पत्नी झगड़ा में मामला कोर्ट में चल रहा है, डिवोर्स लेटर चल रहा है। कोर्ट ने इस दौरान उसे गुजारा भत्ता के तहत 10,000 प्रति माह देने का आदेश